हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के क्लास 12 के जो बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो उसकी वीडियोस मैं लेकर के आप लोग के लिए आ रही हूँ, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और रिविजन भी हो जाए। अभी तक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स हुए हैं आपके, उसके भी अलग अलग वीडियोस में लेकर के आऊंगी, जिससे कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप लोग के प्रिपेयर हो जाएं। तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए अगर आप जल्दी से वीडियोस को चाहते हैं। तो इसकी प्रीवियस वीडियोस भी मैंने अपलोड करी हुई है, जिसमें इसके पहले के जो चैप्टर्स थे वो भी कवर किए गए हैं। जो प्रीवियस वीडियो आई है गुडविल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल भी इंक्लूड किए मैंने कि किस तरह से गुडविल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, या फिर जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है कैसे निकाला जाता है, या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। उसके लिए अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट है, देख लीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो साझेदारों की रिटायरमेंट होता है, जो पार्टनर्स को रिटायरमेंट होता है, तो वहाँ पर रिटायरमेंट के टाइम पर जो भी चीजें होती हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जो जनरल रिजर्व होगा, या फिर जो उनका इंश्योरेंस होता है, या फिर उनको जो भी लाभ दिया जाना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें साझेदार की सेवानिवृत्ति के समय जब पुनर्मूल्यांकन खाते में लाभान्य को हस्तांतरित किया जाता है, तब साझेदारों की पूंजी को किस अनुपात में विभाजित किया जाता है। द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इज गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, सेवानिवृत्ति होती है, तो उस टाइम पर जब रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है उसमें जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस आएगा, उसको जब हम साझेदार जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो उसे हम किस रेशियो में ट्रांसफर करते हैं, किस रेशियो में हम उसे उनके अकाउंट में भेजेंगे, तो किस रेशियो में हम उसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा रेशियो हो जाता है, जो भी उनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग का पुराना रेशियो होता है, लाभानी विभाजन का रेशियो होता है, उस अनुपात में करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि एक साझेदार रिटायरमेंट ले रहा है, तो हो सकता है कोई नया पार्टनर भी आए तो नया हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़े। तो जो हमारा पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, उसके बेसिस पर ही हम ट्रांसफर करते हैं उनके पूंजी खाते में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति के समय पुराने साझेदारों के मध्य पुराने लाभानी अनुपात को नए लाभानी अनुपात में से घटाकर क्या प्राप्त किया जाता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो विल प्रोवाइड गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो, नन ऑफ दिस। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिटायरमेंट हो रहा है किसी एक पार्टनर का, सपोज कर लीजिए ए है, बी है और सी, ये तीन क्या है, पार्टनर्स हैं। अब सी जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है, वहां से सी जो है वो अलग हो रहा है, उस पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले रहा है, तो उनका एक पुराना लाभानी अनुपात होता है, और अब जब वो रिटायर हो जाएगा सी, तो एक नया उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, ए और बी का अलग से निकल करके आएगा। तो वहां पर अगर हम पुराने में से नए को लेस कर देते हैं, तो क्या निकल करके आता है, या हमें क्या कौन सा रेशियो जो होता है वो प्राप्त होता है। क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है, लाभ अनुपात होता है, त्याग अनुपात होता है, पूंजी अनुपात, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो कौन सा होता है, ये प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन मैंने लिया भी था, यहाँ थोड़े अलग तरह से है। तो कौन सा अनुपात हो जाता है, गेनिंग रेशियो निकल के आता है, लाभ अनुपात निकल के आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा कि जब हम पुराना जो लाभ हानि है, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें से नए वाले को लेस करते हैं, तो हमारा क्या निकल के आएगा, गेनिंग रेशियो निकल करके आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक साझेदार की सेवानिवृत्ति होने पर ख्याति की राशि को किसके मध्य हस्तांतरित किया जाता है। और रिटायरमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स of a partner, the goodwill is credited to the account of only retiring partner, the continuing partner, all partners goodwill account। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक जो साझेदार है, पार्टनर है, वो रिटायरमेंट उसका हो रहा है, तो जो गुडविल की राशि दिखा रहा है खातों में, जो गुडविल है हमारे पास, उसे हम किसके मध्य डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसके मध्य जो होता है वो बांटते हैं, क्रेडिट करते हैं। केवल सेवानिवृत्ति करने वाले साझेदार के, चालू साझेदार के, सभी साझेदारों के, या फिर सिर्फ ख्याति खाते में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर हम
जितने भी साझेदार होते हैं, ऑल पार्टनर्स जो हैं, सभी के खाते में उस गुडविल को हम ट्रांसफर करते हैं, ना कि सिर्फ एक साझेदार में, सभी के अकाउंट में उसे हम ट्रांसफर करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी अभी तक ख्याति उन सबने मिल करके, जैसे एबीसी का भी एक उदाहरण हमने लिया था कि एबीसी तीनों ने मिल करके जो भी अभी तक अपनी गुडविल बनाई होती है, तो वो उनका ही राइट होता है उस गुडविल पर, इसलिए उनके ही अकाउंट में ट्रांसफर तीनों के कर दिया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और किस अनुपात में करते हैं, क्वेश्चन ये भी आता है कि उसे हमने ट्रांसफर तो किया लेकिन किस रेशियो में किया। एक आपका पूंजी अनुपात होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, और साथ में हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। किस अनुपात में ट्रांसफर करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट करेंगे कि किस अनुपात में ट्रांसफर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेवानिवृत्ति साझेदार को देय राशि का भुगतान किया जा सकता है। द ड्यू अमाउंट टू द रिटायरिंग पार्टनर कैन बी पेड इन कैश, इन इंस्टॉलमेंट्स, इन एन्युटी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो रिटायर्ड हो रहा है पार्टनर, उसको जो भी भुगतान की जानी है राशि, जो भी उसके अकाउंट से निकल करके आ रहा है कि उसको इतनी राशि का भुगतान किया जाना, पे किया जाना, तो उसे हम किस तरह से पेमेंट करेंगे, नगद में, किस्तों में, राशि में, या फिर तीनों ही तरह से। उसे हम इन तीनों ही तरह से कर सकते हैं भुगतान। जो मेथड होते हैं, तीनों ही मेथड हैं, कैश दे सकते हैं, किस्तों में दे सकते हैं, या फिर वार्षिक विधि से भी दे सकते हैं। तीनों ही तरह के मेथड से हम दे सकते हैं। एक आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एबीसी साझेदार फर्म में साझेदार हैं जो 3:2:1 के अनुपात में लाभ और हानि साझा करते हैं। बी फर्म से सेवानिवृत्त होता है तो शेष साझेदारों का लाभ अनुपात होगा। A, B and C are the partners in a partnership firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. B retires from the firm. Then gaining ratio of rest of the partners will be 3:2, 3:1, 2:1 या फिर 2:3। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ABC 3 साझेदार हैं, उनका जो रेशियो है लाभ हानि विभाजन का, 3:2:1 है। अब यहाँ पर से B जो है वो रिटायर हो रहा है, तो अब जो बाकी साझेदार हैं उनका गेनिंग रेशियो क्या होगा। तो अभी हमने गेनिंग रेशियो के बारे में पढ़ा था कि जब हम जो हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें से ओल्ड को लेस कर देते हैं तो हमारा निकल करके क्या आ जाता है, गेनिंग रेशियो आ जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बी तो रिटायर हो गया, अब जो पुराना उनका अनुपात है वो 3:1 है, तो यहाँ पर शेष साझेदार जो है उनको कितना अनुपात उनका रहेगा, तो उनका अनुपात निकालने के लिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले जो ओल्ड प्रॉफिट रेशियो है उसको लिख लीजिए। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए, बी और सी का 3:2:1। अब यहाँ पर क्या है, जो बी है वो रिटायर हो जाएगा, तो बी रिटायर हो जाने पर उनका नया रेशियो होगा 3:1 हो जाएगा। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 आ जाएगा ए और सी का। तो अब यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए का गेनिंग रेशियो क्या है, तो यहाँ पर जो इनका न्यू रेशियो था 3/4, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो अपॉन में 4 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा जो इनका ओल्ड रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो ए का कितना है 3/, में इनको ऐड कर लीजिए 6 हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप 3/4 माइनस 3/6 करेंगे तो 3/12 हो जाएगा। कैसे निकाला जाएगा, 2 और 6 का एलसीएम निकाल लिया जाएगा। यहाँ पर जो 4 और 6 दे रखा है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इस तरह से निकाला जाता है, आपके कई मेथड होते हैं, जैसा भी आप निकालना चाहें। इस तरह से अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो कितना निकल करके आ जाएगा, ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ। तो जो आपकी फ्रैक्शन होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को आपस में, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपॉन में 12 आ गया, और ऊपर क्या आएगा, तो यहाँ पर 4 से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, तो यहाँ पर 3 टाइम करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 में भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस का साइन लगेगा। 6 में 2 बार करिएगा तो 12 हो जाएगा, तो 3 में भी हम 2 बार करेंगे 6 हो जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/12 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपके लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो फ्रैक्शन होती है इसको सॉल्व किया जाता है, माइनस किया जाता है, ऐसे ही प्लस करते हैं हम। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको निकालना है। सेम ऐसे ही हम सी का भी गेनिंग रेशियो को निकाल लेंगे, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस का साइन होगा, माइनस 1/6 हो जाएगा, कितना आएगा 1/12 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर नया जो आपका गेनिंग रेशियो निकल करके आया है वो कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा।
तो आपको समझ में आ गया होगा निकालना कैसे है और साथ ही फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नए अनुपात में से पुराने अनुपात को घटाने पर कौन सा अनुपात प्राप्त होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेन रेशियो, नन ऑफ दिस। कौन सा रेशियो प्राप्त होता है जब हम जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेस कर देते हैं, जो हमको पता है कौन सा होता है, लाभ अनुपात प्राप्त होता है, गेन रेशियो मिलता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल में भी बनेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। तो 3 तरह के रेशियोज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक हो जाता है आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर हम इसको त्याग अनुपात बोल सकते हैं, कैसे निकाला जाता है उसको आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा हो जाता है जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है वो कैसे निकाला जाएगा, उसको आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा हो जाता है जो अभी हमने देखा गेन रेशियो। तो ये तीनों ही रेशियो क्या हैं, कैसे निकाले जाते हैं, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अलग से फॉर्मूले नोट करिए और उनको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक साझेदार की मृत्यु के बाद उसकी देय राशि किसके पक्ष में देय है? आफ्टर द डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज ड्यू अमाउंट इज पेएबल टू गवर्नमेंट, फर्म, हिज एग्जीक्यूटर, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एक पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है, रिटायर नहीं हो रहा, अब उसकी यहाँ पर कह रहा है कि डेथ हो गई है, तो जो ड्यू अमाउंट है यानी कि जो उसको पे किया जाना था, तो वो अमाउंट अब किसको दिया जाएगा? सरकार को दिया जाएगा, फर्म को, निष्पादक को, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी अमाउंट उसको दिया जाना था उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा, यानी कि उसका कोई ना कोई उत्तराधिकारी होता है, कोई ना कोई उसको उसका, जैसे कि बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपने कोई ना कोई नॉमिनी बनाया होता है, एक ऐसा व्यक्ति कि अगर आप नहीं है, आपकी डेथ हो जा रही है, तो आपके बाद आपका अकाउंट में जो कुछ भी होता है वो उसके नाम ट्रांसफर हो जाता है। सेम इसमें भी यही चीज होती है। तो यहाँ पर निष्पादक जो होगा, उसका एग्जीक्यूटर जो होगा, उसको वो राशि दे होती है, ना तो गवर्नमेंट के पास जाएगी ना ही फर्म के पास जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेवानिवृत्त साझेदार की ख्याति देय है। रिटायर्ड पार्टनर्स गुडविल इज पेएबल इन ओल्ड रेशियो, कैपिटल रेशियो, इक्वल रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो सेवानिवृत्त साझेदार है उसकी ख्याति जो होती है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो लिया था इसमें देखा था कि जो राशि होती है किसके में ट्रांसफर होती है, सारे पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाती है। तो वहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा भी था आपसे कि वो किस रेशियो में ट्रांसफर की जाती है, उसमें हम किस अनुपात में उसको बांटते हैं, स्वान अनुपात में, पूंजी अनुपात में, समान अनुपात में, त्याग अनुपात में। तो इसका आंसर आप सभी बच्चे मुझे जरूर से कमेंट करेंगे कि किस अनुपात में उसको ख्याति की राशि दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अप्रत्यक्ष दायित्व को नए चिट्ठे में किस ओर दर्शाया जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन न्यू बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, बोथ साइड, नन ऑफ दिस। अप्रत्यक्ष दायित्व है जिस यानी कि रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ऐसी लायबिलिटी है, उसको जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी बैलेंस शीट में जो फर्म की होगी, तो वहां पर उसे हम किस पक्ष में दिखाएंगे? दायित्व में, संपत्ति में, दोनों साइड दिखाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम दायित्व है, सीधी सी बात है, लायबिलिटी है, तो आपको ध्यान ही नहीं देना है, अनरिकॉर्डेड है, लेकिन अब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम दिखाएंगे कहाँ? लायबिलिटी साइड ही दिखाएंगे। किसी भी तरह का कोई दायित्व होता है तो आपका दिखाया जाता है लायबिलिटी साइड ही। अब वहां पर डिपेंड करता है, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वाली बात आती है तो वो एक अलग चीज हो जाती है। इसके अलावा अगर सीधा सीधा लायबिलिटी है तो वह आ जाएगा आपका लायबिलिटी साइड में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देनदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा की राशि किसके खाते में सृजित की जाएगी? ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी शैल बी क्रिएटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ remaining partners equally, remaining partners is gaining ratio, all the partners including decreased partners in profit sharing ratio, none of these। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि देनदार की मृत्यु के होने पर संयुक्त जीवन बीमा की राशि किसके खाते में सृजित की जाएगी? मतलब क्या है कि जो पार्टनर है, यहाँ पर साझेदार होगा, साझेदार की मृत्यु होने पर जो उसका संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है, तो उसमें जो राशि है उसे कैपिटल अकाउंट में किस अनुपात में किस तरह से ट्रांसफर किया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। शेष साझेदार को समान रूप से देंगे, शेष साझेदार को लाभ अनुपात में देंगे, लाभ बंटवारे अनुपात में घटे हुए साझेदार सहित सभी साझेदार में से कोई नहीं। तो उसे मृत्यु हो जाने पर तो उसकी राशि होती है, किस तरह से उसे देखा जाएगा, किस तरह से उसे प्रेरित किया जाता है,
तो जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो होता है उस अनुपात में साझेदार सहित सभी साझेदारों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ज्वाइंट कंबाइंड उन्होंने ले रखी होती है, तो वहाँ पर जैसे ही किसी भी एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर वो जो होता है आपका ज्वाइंट पॉलिसी वो समाप्त हो जाएगी, वहीं पर खत्म हो जाती है। इस वजह से उसकी राशि को सभी साझेदारों में उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसके अनुपात में ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि सभी साझेदारों में बांटा जाता है, इस अनुपात में बांटा जाता है जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। एक आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ अनुपात की गणना की जाती है। गेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड at the time of admission of a new partner, at the time of admission and retirement both of a partner, at the time of retirement of a partner, none of these। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो लाभ अनुपात निकाला जाता है कब निकाला जाता है, एक नए साथी के प्रवेश के समय, एक साथी के प्रवेश और सेवानिवृत्ति दोनों के समय, एक साथी की सेवानिवृत्ति के समय, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि गेयरिंग रेशियो कब कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि हमने देखा था नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये दोनों रेशियो कब निकलते हैं, जब आपका कोई नया पार्टनर इंटर करता है, यानी कि किसी नए पार्टनर की किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो गेयरिंग रेशियो होता है, लाभ अनुपात होता है, वो कब निकाला जाता है, तो उसको हम कब निकालते हैं। तो यहाँ पर इसकी गणना कब की जाती है, दो कंडीशंस रहती हैं। पहली हो जाती है कि जब कोई भी पार्टनर एक जो होता है वो रिटायर हो रहा होता है, या फिर दूसरी कंडीशन हो जाती है कि जब किसी भी पार्टनर की डेथ होती है। तो यहाँ पर डेथ वाला पॉइंट नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पर बताया है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यानी कि सेवानिवृत्ति के समय। तो यही वाला पॉइंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर दोनों दे रखे होते तो दोनों करेक्ट होते। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त जीवन नीति के प्रकार डैश हो सकते हैं, काइंड ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में बी 2, 4, 5, 3 कितने प्रकार की होती है जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कितने प्रकार की हो जाती है, ये मेनली आपकी 2 टाइप्स की रहती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, कौन से 2 टाइप होते हैं, इसका आंसर जरूर से मुझे कमेंट करिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, साझेदारों डैश साझेदारों की सेवानिवृत्ति के समय खाते खोले जाते हैं, डैश अकाउंट्स आर ओपन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, पेनल एडजस्टमेंट और रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल ऑफ दीज। तो जब किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट हो रहा होता है तो वहां पर कौन से अकाउंट्स होते हैं जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वहां पर रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनता है, बैंक कैश या बैंक अकाउंट बनता है, या फिर पीएनएल एडजस्टमेंट या फिर रियलाइजेशन अकाउंट ही बनता है। तीनों ही खाते खोले जाते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, जब पार्टनर इंटर हो रहा होता है यानी किसी पार्टनर या किसी भी साझेदार का प्रवेश होता है तो उस टाइम पर जो अकाउंट खोला जाता है वो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता होता है। और जब सेवानिवृत्ति होती है तो वहां पर जो खोला जाता है उसे रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश देय राशि के लिए ब्याज दर प्रदान की जाएगी लेकिन सेवानिवृत्ति होने के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा, या मृत साथी डैश रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द अमाउंट ड्यू बट नॉट पे टू द रिटायरिंग और डिक्रीज पार्टनर, 6%, 14%, 10%, 7.5%। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट जो होता है प्रोवाइड किया जाता है जो कि अमाउंट ड्यू है उस पर, बट नॉट पेड, लेकिन उसको पेड नहीं किया जाएगा जो कि रिटायरिंग है यानी कि जो सेवानिवृत्ति ले रहा है या फिर जिसकी डेथ हो गई है। तो उसका अमाउंट कितने परसेंट पे होता है, वो ब्याज की दर जो होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कितने परसेंट पे होती है, वो 6% होती है। अगर आपस में कुछ अनुबंध है, अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें अगर जो डिसाइड होगी उसके अकॉर्डिंग होती है, ये तो आपका 6% रहता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड एक फॉर्म में साझेदार हैं और 2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। जेड सेवानिवृत्त होता है, उस वर्ष के दौरान उसका अर्जित लाभ होगा। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। जेड रिटायर्स, व्हाट विल बी हिज शेयर इन द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, 15,400, 12,800, 13,600 या फिर 14,900। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड तीन जो है वो साझेदार हैं और जो अपना प्रॉफिट वो शेयर करते हैं 2:1 में करते हैं। अब कह रहा है कि जेड जो है वो रिटायर हो जाता है तो वहां पर उस वर्ष के दौरान उसका लाभ कितना होगा, तो आपको उसका लाभ बताना है कि कितना होगा। यहाँ पर इसका जो टोटल प्रॉफिट है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, टोटल प्रॉफिट जो है इसका जो उस वर्ष का हुआ है वो 64,000 का हुआ है।
तो अब आपसे पूछ रहा है कि जेड का कितना प्रॉफिट होगा, यानी कि 64,000 का जो है वो प्रॉफिट हुआ है उस वर्ष में, जो उसमें जेड का हिस्सा कितना होगा ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो 64,000 अगर कुल लाभ जो है वो उस वर्ष का 64,000 है, तो यहाँ पर उनका हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में, उससे हम निकाल लेंगे कि उसमें इनका जो जेड थे उनका हिस्सा था 1, तो यहाँ पर 64,000 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा 5 कहाँ से आया, इन तीनों को हमने ऐड कर लिया, 2 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 5, इसमें इनका हिस्सा कितना है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको पहले 5 से 64,000 को आप डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा एक बार जाएगा, उसके बाद 14 यहाँ पर आया तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, फिर 40 हो जाएगा तो 8 बार जाएगा, 12,800। तो कितना हिस्सा हो जाएगा जेड का 12,800। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस वहां से निकाला जाएगा, अगर कहा जाता कि y का हिस्सा निकालिए तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, अगर x का हिस्सा निकालना होता तो भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, हमें z का हिस्सा पता चल जाता कि लाभ में कितना है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अनुपात में संचित भंडार को एक साझेदार की सेवानिवृत्ति पर साझेदारों के बीच वितरित किया जाएगा। इन डैश रेशियो द अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो, इक्वली सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्यूमुलेटेड रिजर्व था, यानी कि संचित संचय था, तो उसको किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पर पार्टनर्स में किस तरह से विभाजित किया जाएगा, किस रेशियो में विभाजित किया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो उसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है उसमें ही डिवाइड किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साझेदार की सेवानिवृत्ति के समय परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी डैश होती है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब कोई एक पार्टनर जो होता है उसका रिटायरमेंट हो रहा होता है, तो उस टाइम पर जो एसेट्स होती हैं उनके वैल्यू में जो कमी आएगी, डिक्रीज हो जाती हैं, उसको कहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा या फिर डेबिट किया जाएगा, पुनः मूल्यांकन खाते में जमा, पुनः मूल्यांकन खाते में डेबिट, लाभ और हानि खाते में डेबिट, लाभ और हानि खाते में विनियोग के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो वहां पर हम जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें डेबिट कर देते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे डेबिट किया जाएगा, क्योंकि अगर वृद्धि होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है और उसमें अगर कमी हो रही है तो उसे हम डेबिट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, साझेदार की सेवानिवृत्ति के समय देयता में वृद्धि डैश होती है, इंक्रीज इन लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो साझेदार की सेवानिवृत्ति के समय देयता में वृद्धि जो होती है उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, पुनः मूल्यांकन खाते में जमा या फिर उसमें डेबिट करेंगे हम, लाभ हानि खाते में डेबिट या फिर लाभ हानि विनियोग खाते में डेबिट, इसको किस तरह से किया जाएगा यहाँ पर, तो उसे हम पुनः मूल्यांकन खाते में डेबिट करते हैं, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर क्या कह रहा है, वृद्धि हो रही है, किसमें हो रही है, जो लायबिलिटीज में, एसेट में कमी या लायबिलिटी में वृद्धि, दोनों को ही डेबिट किया जाता है। और अगर आपकी जो एसेट है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है, या फिर देयता जो होती है वो आपकी कम हो रही है, लायबिलिटीज में कमी हो रही है, तो हम क्रेडिट करेंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा, अपोजिट चलता है दोनों का। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।